जन्म के समय मुझे ये कोई समस्या आंखों की नहीं थी। 10वीं कक्षा में आया, मेरा लिखना पढ़ना सर बंद हो गया। फिर पिताजी ने ये सोचा कि दृष्टिहीनता है, तो उन्होंने मुझे संगीत विषय दिला दिया सर। तो उदयपुर में जहाँ आप रहते थे वहां से कॉलेज आना जाना, फिर भी मेरे जीवन में एक संगीत का बहुत बड़ा रस रहा। साक्षरता जब से चला था तब से मैं कुछ न कुछ लिखता था। विद्यार्थी जीवन से ही मेरा लेखन था सर। देखो, संघर्ष तो एक दृष्टिहीन व्यक्ति के जीवन में रहता ही है। मैंने इसके साथ जीना सीख लिया था। और ये ज्योतिष विद्या कहाँ आई आपके जीवन में? ज्योतिष के प्रथम गुरु मेरे दादाजी स्वर्गीय मथुरालाल जी। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है, अथाह है, जितना आप इसमें गहराई से जाओगे बहुत अच्छे प्रेडिक्शन। तो किस तरह की कविताएं लिखते हैं आप? जैसा जैसा मंच, जैसी वहां की रिक्वायरमेंट, किसी ज्योतिषी के पास जाए, जब तक आपके मन में विश्वास नहीं होगा उस बताने वाले के प्रति, उस परमात्मा के प्रति, तब तक आपको फल मिल ही नहीं सकता। तो आप कैसे उसको गणित निकालते हैं, कैसे देखते हैं उसकी कुंडली के ग्रह वगैरह, कैसे क्या करते हैं? ज्योतिषी कोई भविष्यवाणी नहीं करता, ज्योतिषी रास्ता दिखाता है। आप जो है वो इस ज्योतिष को लेकर के, और कभी आपको कोई समस्या का भी सामना करना पड़ा? आपको सत्य बात बताऊं तो मैं ज्योतिषीय गणना के अनुसार 2030 तक कुछ बहुत अच्छा नहीं। वहां जो स्थितियां बनेंगी वो भारत की राजनीति के हित में हो। तो ये 2026 जो है वो कैसा रहने वाला है? मैं आपको इतना बता सकता हूँ, लोग कहते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, ये है वो है। मैं ये कह सकता हूँ सर कि संसार का सबसे सुखी व्यक्ति हूँ। आज तक मैंने सूरज चांद और तारे नहीं देखे, कभी दरिया समंदर के किनारे भी नहीं देखे। हम अपनी आंखें होते हुए भी बहुत सारी चीजों को नहीं देख पाते हैं, और बहुत सारी चीजों को देखकर भी आंखें बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे दिव्य चक्षु भी होते हैं जो आंखें नहीं होते हुए भी भविष्य देख लेते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे व्यक्तित्व की, एक ऐसी शख्सियत की, जिनसे आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पाठक राही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। तो आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलने वाले हैं जो बचपन से ही दोनों आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी मेहनत से खुद को ऐसा बनाया जो आज वो भविष्य भी देख लेते हैं। और बहुत ही अच्छे कथावाचक हैं, संगीतज्ञ हैं, बहुत ही अच्छे कवि हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर संजय कुमार शास्त्री की, और वे बांसवाड़ा के रहने वाले हैं। और इन दिनों वे पूरे देश भर में अलग अलग जगह पर जाकर संगीतमय कथा करते हैं। उसमें शिव महापुराण कथा, भागवत कथा, रामचरितमानस कथा और भी बहुत सारी कथाओं को वे कहते हैं, और हजारों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में होंगे डॉक्टर संजय आमेटा, जो बहुत अच्छे ज्योतिष भी हैं। उनसे बात होगी उनके सफर के बारे में, उनके इस दिव्य दृष्टि के बारे में, उनके ज्योतिषीय कर्म के बारे में, और जानने की कोशिश करेंगे उनकी जिंदगी से कुछ ऐसे सबक जो हमारे भी जीवन में काम आ सके। तो आइए मिलते हैं आज के मेहमान से, आज के शख्सियत से, जो है डॉक्टर संजय शास्त्री। तो आज हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर संजय जी शास्त्री, और बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। सर धन्यवाद। हमारे इस स्टूडियो में, और बीबीसी राजस्थान से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि कहाँ आपका जन्म हुआ, पारिवारिक परिस्थिति क्या थी, और ये जो आंखों का जो रोग लगा आपको, या जो कहें जी, तो ये कैसे, इसकी जो है वो कब हुआ है? सर मेरा जन्म तो मेरे ननिहाल में हुआ। उदयपुर जिले में सिमारी गांव है। अच्छा। और जन्म के समय मुझे ये कोई समस्या आंखों की नहीं थी। जैसे जैसे आयु बढ़ती गई, मैं तीसरी चौथी क्लास में आया तो मुझे दिखाई नहीं देता था। अच्छा। पीछे से शाम पट्टे पर मुझे दिखता नहीं था। तो टीचर्स ने घर पे पापा से कहा, पापा ने मुझे अस्पताल दिखाया तो मुझे रेटिना पिगमेंटेशन डॉक्टर ने बताया। अच्छा। कि रेटिना पे स्पॉट हैं, वो मिट नहीं सकते। तो ट्रीटमेंट चला मेरा, और लंबा ट्रीटमेंट चला, लेकिन जैसे जैसे मैं 10वीं कक्षा में आया, मेरा लिखना पढ़ना सर बंद हो गया बिल्कुल। अच्छा। मैं लिख पढ़ नहीं पाया। उसके बाद मुझे फिर सहारा लेना पड़ा। घर परिवार में मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरे चाचा चाची, मेरे मित्र, उन लोगों ने मुझे पूरी की पूरी बुक्स मतलब पढ़ के मुझे टेप रिकॉर्ड में उन्होंने पूरे कैसेट में ले लिया उनको। अच्छा। हाँ, और वो कैसेट्स में सुनता था।
और स्कूल भी जाता था, एक छोटा सा वॉकमैन आता था पहले। हाँ, पहले वॉकमैन। उसको मैं लेके जाता था और जो टीचर अध्यापक जो लेसन पढ़ाते थे उसको रिकॉर्ड करता था। अच्छा। ऐसे मैंने सुन सुन के 10वीं कक्षा का पूरी परीक्षा दी। एक श्रुति लेखक मुझे मिला। अच्छा। जो मुझसे कम पढ़ा हो। 8वीं कक्षा का एक बालक बैठा मेरे साथ। इस तरह फिर आगे की पढ़ाई भी मेरी ऐसी चलती गई। फिर पिताजी ने ये सोचा कि दृष्टिहीनता है, तो उन्होंने मुझे संगीत विषय दिला दिया सर। अच्छा। तो फिर मैं संगीत विषय के लिए मेरे गुरुदेव, सबसे पहले मैंने संगीत की शिक्षा प्राप्त ट्रेडिशनल पारंपरिक घर परिवार में। पिताजी, मेरे अंकल वगैरह ये सब लोग बहुत अच्छा हारमोनियम प्ले करते थे, तो मेरी भी रुचि आरंभ से थी। तो पिताजी ने मुझे संगीत विषय दिलाया और मोहनलाल जी दोषी डूंगरपुर, स्वर्गीय मोहनलाल जी आदरणीय, उनके पास मैंने प्रथम संगीत की शिक्षा प्राप्त की। अच्छा। और 12वीं कक्षा मैंने करके फिर मैं उदयपुर आर्ट्स कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। वहां मैं अकेला रहा और पापा मम्मी जब छोड़ने आए तो मम्मी जब मुझे छोड़कर आ रहे थे तो पूरे रास्ते रोए घर तक। अच्छा। कि बच्चे को अकेला छोड़ के हम आ गए। लेकिन मैं सब एक लगन थी कि मुझे कुछ करना है। तो वहाँ हमारे आदरणीय गुरुदेव संगीत के डॉक्टर प्रेम जी भंडारी साहब, बिल्कुल, और एक फैयाज खान साहब थे जो मीरा कला मंदिर में, उनसे मैं गायन भी सीखा। एक हमारे श्री पंकज जी बनावत थे, उनसे मैं तबला सीखा। कैलाश जी अठवाल थे, उन्होंने मुझे ढोलक की भी शिक्षा दी। अच्छा। और मैंने कविटकर सर से सितार सीखा। अच्छा। तो मैं सितार में भी डिप्लोमा करा मैंने और धीरे धीरे मेरी संगीत की शिक्षा चली। स्नातक हुआ मैं। भंडारी साहब, डॉक्टर हरिओम जी वर्मा साहब, उन लोगों के सानिध्य में रहकर मैंने स्नातक पूरा किया। फिर पीजी करने के लिए स्नातकोत्तर संगीत के लिए मैं जोधपुर मैंने प्रवेश लिया सर। अच्छा। जोधपुर में हमारे गुरुदेव सुरमणि डॉक्टर राजेंद्र जी वैष्णव साहब, उनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की संगीत की। जो कॉलेज में जो शिक्षा, उनके द्वारा कोई गुरुकुल शिक्षा मैंने प्राप्त नहीं की। अच्छा। फिर भी मेरे जीवन में एक संगीत का बहुत बड़ा रस रहा सर। और इस बीच मुझे साहित्य का भी बड़ा रुझान था। और जैसे ही शिक्षा पूर्ण हुई और साहित्य में भी मैंने बहुत कुछ लिखना, मेरा एक शौक था सर। साक्षरता जब से चला था तब से मैं कुछ न कुछ लिखता था। विद्यार्थी जीवन से ही मेरा लेखन था। तो आपके परिवार में जो है वो, जैसे आपके भाई बहन वगैरह भी हैं? हाँ। और परिवार में कौन कौन लोग हैं, पहले तो ये बताइए। परिवार में सर माता पिता हैं, हम 4 भाई बहन हैं। मुझसे एक बड़ी बहन है, मुझसे एक छोटी बहन और एक छोटे भैया है। अच्छा। जी हाँ। उसमें मुझसे जो छोटी बहन है उनको थोड़ा आंखों का इशू है सर, मेरे जैसा। अच्छा। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि महिलाओं में ये आरपी का केस बढ़ता नहीं है। महिलाओं में विकसित नहीं होता है। अच्छा। पुरुषों में ये ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए सिस्टर अभी कुछ देख पा रहे हैं, लेकिन मेरी पूरी दृष्टिहीनता है। तो आप जब बांसवाड़ा में, आपने 12वीं यहाँ बांसवाड़ा से की? नहीं सर, डूंगरपुर से करा सर। मैं अप डाउन करता था मेरे घर से। अच्छा। डूंगरपुर, यस सर। तो डूंगरपुर से आपने 12वीं की? हाँ, असल में सर 10वीं के बाद मेरा पढ़ना लिखना बंद हुआ, लेकिन चलना फिरना मेरा स्नातक के बाद। अच्छा। मैं अकेला चल फिर सकता था स्नातक तक। तो स्नातक तक आप अकेले? मतलब थोड़ा सा विजन था कि मैं यहाँ से 10 फीट की दूरी में देख पा रहा हूँ, ज्यादा नहीं। अच्छा। फिर उसके बाद बिल्कुल बंद हो गया सर। तो फिर 12वीं के बाद में जब आप उदयपुर गए? जी जी। तो उदयपुर में जहाँ आप रहते थे वहां से कॉलेज आना जाना वो सर मैं कैसे चलता था? वो जो मिनी बसें चलती थी पहले तो उसी में बैठकर मैं कॉलेज जाता था। मेरा विजन था सर, मैं चल फिर सकता था, लेकिन जैसे ही मैंने स्नातक किया उसके बाद मेरा चलना फिरना बंद हुआ। अच्छा। फिर मैं अकेला, फिर विजन बिल्कुल खत्म हो गया मेरा। अच्छा। हाँ सर। तो स्नातक के बाद में फिर जो है वो आपकी शादी कब हुई? और मेरी शादी सर देर से हुई। मैं 2014 में मैंने विवाह किया। अच्छा। और मेरा विवाह यहीं पे हुआ और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे बहुत सौभाग्यशालिनी पत्नी ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुई, जो वे भी संगीत में बहुत प्रवीण है, बहुत अच्छी संगीत को जानने वाली है और अध्यात्म ज्योतिष सब में उनका रुझान है। तो ये जो स्नातक के बाद का जो दौर रहा आपका, जी जी, तो उसमें शादी तक आपको क्या दिक्कतें आई, क्या आपने किया और कैसे खुद को सरवाइव किया समाज में स्थापित करने के लिए, और ये ज्योतिष विद्या कहाँ आई आपके जीवन में? जी सर,
सर देखो, संघर्ष तो एक दृष्टिहीन व्यक्ति के जीवन में रहता ही है। मेरे जीवन में मैं सबका ऋणी हूँ, आप ये समझ लीजिए। मैं नहीं, बल्कि जो भी दिव्यांग हैं, जो नेत्रहीन हैं, तो वो आरंभ से अपने माता पिता के ऋणी हैं। माता पिता का तो हर संतान ऋणी होता है, माता पिता संस्कार देते हैं, लेकिन माता पिता, परिवार, मित्र, कर्म क्षेत्र पर जितने लोग मिले, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सड़क भी पार कराई, मैं उन लोगों का भी ऋणी हूँ सर। इसलिए संघर्ष तो मैंने बहुत देखा सर। मैं जब एजुकेशन पूरा हुआ, नौकरी नहीं थी मेरी, और मैं बनकोड़ा में रहता था, मैं पीएचडी स्कॉलर था, तो मैंने पीएचडी स्टार्ट किया था, और मैंने उदयपुर आर्ट्स कॉलेज में मेरा कॉलेज लेक्चरर पे हुआ, गेस्ट लेक्चरर में सर। तो मैं बनकोड़ा ही रहता था उस समय, और मैं अप डाउन करता था, मुझे 3 दिन जाना पड़ता था, सोम बुध शुक्र। अच्छा। तो मैं सवेरे 3:30 बजे जगता था सर, और आधे घंटे में तैयार होके 4 बजे वो जो गोरखा जी आते हैं गाँव में, उनके साथ बस स्टैंड पहुंचता। अच्छा। फिर वे मुझे बस में बिठाते, और मैं सलूम्बर उतरता, वहां से फिर दूसरी जीप वगैरह मिलती, उदयपुर पहुंचता, फिर मुझे स्टूडेंट लेने आते, और मैं कॉलेज जाके बच्चों को संगीत की शिक्षा देता था। एमए प्रीवियस की क्लास थी मेरे पास, और बीए फाइनल की क्लास मैंने 2 साल तक ली सर। अच्छा। आर्ट्स कॉलेज में। तो संघर्ष तो बहुत रहा, लेकिन सर मुझे मतलब मैंने इसके साथ जीना सीख लिया था, इस दृष्टिहीनता के साथ। मुझे ऐसा लगता नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने मदद की सर। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे मित्र बहुत अच्छे, मेरे भाई बहन बहुत अच्छे, मेरा पूरा परिवार, चाचा चाची, सब लोग, सबने बहुत सहयोग दिया मुझे। तो मुझे हौसला रहा सर, और मैंने इसमें आया। ज्योतिष की जहां तक अगर मैं बात बताऊं, तो मेरे ज्योतिष के प्रथम गुरु मेरे दादाजी स्वर्गीय मथुरालाल जी। अच्छा। उन्होंने मुझे ज्योतिष का मूल तत्व सिखाया, बेसिक। उसके बाद मेरे नाना जी पूज्य रामकृष्ण जी आमेटा, और मेरे पूज्य पिताजी लक्ष्मीलाल जी, उनसे मैंने ज्योतिष के आगे की सारी चीजें सीखी। अच्छा। जी हाँ। तो मुझे पारंपरिक ही परिवार से ही ये ज्योतिष की जो विद्या है, विधा है, उसका मैं विद्यार्थी बना, और वर्तमान में भी अपने आप को विद्यार्थी ही मान रहा हूं मैं, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है, अथाह है, अथाह समुद्र है। जितना आप इसमें गहराई से जाओगे, बहुत अच्छे प्रेडिक्शन। तो अभी आप संगीतज्ञ के रूप में सेंट्रल स्कूल में पढ़ा रहे हैं? जी सर। और कवि के रूप में कवि सम्मेलनों में मंच भी संभाल रहे हैं? जी, मैं कवि सम्मेलनों में सर, मेरा कवि सम्मेलन की यात्रा 2002 से मेरी। और ज्योतिष के रूप में जो है वो आप लोगों का भविष्य भी बता रहे हैं? जी सर। और कथावाचक के रूप में जगह जगह जा करके आप जो है वो कथाएं भी कर रहे हैं? जी जी सर। तो इतना सब जो है वो मैनेज कैसे होता है? सर मेरी रुचि रही सर। मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने बताया कि मेरी फैमिली ने, मेरे मित्रों ने मुझे बहुत सहयोग किया है। तो मेरी मदर, मेरे अंकल, मेरे दादा, मेरे पिताजी, मेरा भाई, ये लोग सब मुझे एक एक मंत्र रोज सिखाते थे, मतलब मुझे सुनाते थे। अच्छा। और मैं उसको याद करता था। तो मैंने कथा भी ऐसे याद करी, और दूसरा ज्ञान भी मैंने ऐसे ही प्राप्त किया। और जहां तक मैनेज का सवाल है, तो कथाएं तो मैं अधिकांश कथाएं छुट्टियों में ही हो पाती, क्योंकि विद्यालय में इतने अवकाश मिलते नहीं, और जो अवकाश मिलते हैं उसमें मैनेज करते हैं। और कवि सम्मेलन तो रात्रि कार्यक्रम होते हैं, तो ज्यादा दूर न जाकर आसपास के क्षेत्रों में करके सुबह स्कूल पहुंच जाएं, ऐसी चेष्टा हमारा प्रयास रहता है। तो किस तरह की कविताएं लिखते हैं आप? हिंदी, वागड़ी? सर मैं वागड़ी में भी लिखता हूँ, गीत, गजल, हास्य व्यंग, ये मैं हिंदी और वागड़ी दोनों में समानांतर रूप से मेरी पैरोडी भी रहती है। जैसा जैसा मंच, जैसी वहां की रिक्वायरमेंट, अच्छा, जो विषय दिया जाता है, जो टास्क होता है, उसके आधार पे। तो आपने जो अब तक लिखा है उसमें हिंदी के अंदर कौन सा आपको अच्छा गीत, कविता जो आपको पसंद है? 2 लाइनें हो जाए उसकी हमारे दर्शकों के लिए। सर मुझे तो देखो, अपना लिखा हुआ तो अपन को सारा ही अच्छा लगता है। ऐसा कोई है नहीं कि ये बहुत अच्छा है। फिर भी जो आपके दिल के करीब हो, तो आप मतलब अभी जो आप कविताएं कर रहे हैं हिंदी में, जी, आपने अपनी जो स्थिति है जी, उस पर भी कुछ लिखा होगा? बेशक सर, लिखा मैंने जी, और बहुत पहले लिखा। और मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, वाह वाह कार्यक्रम में मैं आदरणीय शैलेश जी लोढ़ा के साथ जी, मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया। तब मैंने एक रचना लिखी थी सर जी, आज तक मैंने सूरज, चांद और तारे नहीं। गाकर हो जाए सर, अच्छा, आप ठीक है।
आज तक मैंने सूरज चांद और तारे नहीं देखे, आहा, कभी दरिया समंदर के किनारे भी नहीं देखे। वाह, फर्क कैसे बताऊं मैं दिए और धूप का तुमको, ओहो, जिंदगी में कभी मैंने उजाले ही क्या बात है साहब, क्या बात है, वाह 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 वाह। तो सर ये छंद बोलने के बाद फिर कविता का एक छोटा सा बंद आपको स्वागत स्वागत। मेरे जीवन में छाया अंधेरा घना, आहा, कोई आके दिवाली मना लीजिए, ओहो, हर तरफ रोशनी रोशनी है सुनो, एक दीपक यहाँ भी जला दीजिए। वाह, दे न पाओ अगर तस्वीर मुझे, दे न पाओ दिल की जागीर मुझे, दे न पाओ अगर तुम प्यार मुझे, वाह, दे न पाओ कोई उपहार मुझे, उपहार मुझे, मान लूंगा उसको ही अनमोल रतन, आहा, मान लूंगा उसको ही अनमोल रतन, एक कंकर उठाकर थमा दीजिए। वाह 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 मेरे वाह 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 जीवन वाह, क्या सर बात है, बड़ा गीत है बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत बढ़िया। ये और वागड़ी में भी आपने कुछ लिखा ही होगा, मतलब वागड़ी में तो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लोग, आपने हमने सुना है। और वागड़ी में जो है वो आपका एक गीत है, मुझे याद आता है, जी सर, जो आप बेटियों के लिए, या उसको वो आज के समय में कैसे बिगड़ जाती है, या कैसे उनको ध्यान रखना चाहिए, उस पर बेशक एक बिल्कुल बिल्कुल सर, जी वो गीत भी है। जी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ये परिस्थितियां समाज ये पूरा बदल गया अभी, हम्म सारी संस्कृतियां बदल गई है, बहुत सारी चीजों में आमूलचूल परिवर्तन आप देख ही रहे हैं हम्म, युग के अनुसार। तो एक छोटी सी वागड़ी की मैं आपको कविता। स्वागत है। गणो बदले गयो जमानो, हम्म, कोए हासु न थीर्यु, वाह, गणो बदले गयो जमानो, कोए हासु न थीर्यु, ढोल कुंडा सब फूटी गया है, ढोल की पड़ी ढीली, वाह, तंबूराना तार टूटी गया, हम्म, निकली गई है खिली, आहा, तड़ 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 वाजे ए वो तासो न तीर्यु, अरे वाह, गाणो बदले गयो जमानो, कोए हासो हासो न न तेरी, तीर्यु, हम्म, आल तोंबड़ी भेंडा रिंगणा, कोरू वैखे अरवी, वाह, आल तोंबड़ी भेंडा रिंगणा, कोरू वैखे अरवी, हम्म, इंजेक्शन दे तमे मोटी थैगी पत्ता गोभी, वाह 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 वाह, एक रातर में पाकी गया, कोई कासू न तीर्यु, क्या बात है, गाणो वाह, बदले गयो जमानो, कोई हासू न तेरी, तीर्यु। हम्म, अगाड़ी अपने बताड़ू हम्म, के भाई भाई जुदा થઈ ગયા, ભાગ્યવાળી વાતે, वाह, ભાઈ जुदा થઈ ગયા, ભાગ્યવાળી વાતે, गोरा तो मोटो मोटो बनी के पड़ गया और मानवी नहीं है। सही बात है, भाई जुदा થઈ ગયા, ભાગ્યવાળી વાતે, कोण किने हम जाड़वा जाए, कोई किने ने गाटे, वाह, एक जाज में बेवाड़े ए वो डासू न तीर्यु, वाह वाह वाह, गणो वाह, वाह, बदले गयो जमानो, कोए हासू न तीर्यु, नवो नवो गौर बड़ी के भाई साहब, नव गौर फैशन वार, एक बीनी अलमारी, वाह, नव गौर फैशन वार, एक अलमारी, बीनी अलमारी, ओटीएस उजवारू वाले हाँ, निजारी के बारी, वाह, एक कागज खोसवो एवो, एक भी खासो न तीर्यु, क्या बात है, वाह गाणो वाह, बदले गयो जमानो, कोए हासो न तीर्यु। एक अंतिम बात इसमें आपको बताता हूँ जी मैं जी जी, कि
हाड़ी लुगड़ खोवाई गया है, हाँ, उन्नी उड़ी गई। वाह। फैशन बहुत बढ़ गया है हाँ, सर कि हाड़ी लुगड़ खोवाई गया है, उन्नी उड़ी गई। मारे देशनी सीता रुक्मण, जाने की सली गई। वाह, सब वदी वदी ने उसरे, कोई पासो न तीर। वाह, 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 घणो बदलई गयो जमानो, कोई हासो न तीर। वाह, घणो बदलाई जो जमानो, कोई हासो न तीरियो। जी मतलब आज के समय की जो हालात है, परिस्थिति है, उसको बहुत ही बखूबी अपने शब्दों में ढाला धन्यवाद। भाई डॉक्टर संजय जी आमेठा, संजय जी शास्त्री ने। तो संजय जी, ये करते हुए मंचों पर आपको बहुत प्यार मिला, लोगों से बहुत तालियां नहीं मिली। सर, बेशक मैंने वागड़ के लगभग 450 मंच पढ़े, हम्म, और वो 450 मंच जो मैंने पढ़े वो मेरे वागड़ के कवियों ने, जो हमारे आदर्श रहे थे, हम्म, श्रद्धेय सतीश जी आचार्य, ब्रजमोहन जी तूफान, हम्म। और सबसे पहले मुझे कवि सम्मेलन के मंच पे लाए डॉक्टर ज्योति पुंज, जयप्रकाश जी पंडित। जयप्रकाश जी ज्योति पुंज, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझे मंचों पर लाए सर। हम्म, और वागड़ के लगभग 450 मंच मैंने पढ़े, हम्म। और वागड़ के अतिरिक्त मैंने लगभग 150 मंच पढ़े सर। अच्छा। हाँ, 150 से 200 के करीब मेरे पास आज भी रिकॉर्ड है एक एक जगह का, हम्म। कि मैंने कहाँ क्या कविताएं बोली। तो ये कवि सम्मेलन के मंचों पर जाते हुए जी और ये कथा करते हुए जब ज्योतिष की बात आती है, जी सर। तो जब आपके पास कोई व्यक्ति आता है अपना समस्या लेकर के, अपना जी जी भविष्य दिखाने के जी लिए लेकर के, या कुंडली लेकर के, जी तो आप कैसे उसको गणित निकालते हैं, कैसे देखते हैं उसकी कुंडली के ग्रह वगैरह, कैसे क्या करते सर, इसमें आपको मैं बात बताऊं कि जैसे कोई मेरे पास आया परामर्श लेने, हैं? अगर उसके पास अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस, ये सब है, हम्म, या उसकी जन्म पत्री है, हम्म। तो उसमें मुझे सहयोग करती है मेरी श्रीमती जी, अच्छा। या उनके अलावा एक हमारी बहन है, हम्म। अ, अ, यामिनी जोशी। अच्छा। एक हमारे परिवार की ही बेटी है, हम्म, अनन्या जोशी। हम्म, और भी जलज जी नागर हम्म। और आयुष वगैरह, ये लोग मेरे साथ बैठते हैं अच्छा। और मुझे बताते हैं कि इस कुंडली में ये ग्रह इस स्थान पर बैठा है। हम्म। फिर मैं प्रिडिक्शन करता हूँ। अच्छा। तो ये परिवार का, मित्रों का, इन लोगों का सहयोग रहता है। एक हम्म। अटेंडेंट मेरे साथ होता ही है, मतलब कुल अच्छा। मिला के एक मेरे साथ रहेगा अटेंडेंट, तो वो मुझे बताता रहता है, हम्म। और फिर मैं उसका प्रेडिक्शन करता हूँ। तो हमने सुना है कि जब आप उन सबको मतलब उस तरह की शिक्षा, उनको ये अनुभव हो गया है कि कैसे देखना है, हम्म। कैसे मुहूर्त निकलेगा, मुझे क्या बताना, मुझे क्या चाहिए, हम्म। तो वो सब ये सारे लोग ये बात समझ चुके हैं। समझ चुके हैं। तो जब आप लोगों को बताते हैं उनके भविष्य के बारे जी में, जी या उनकी समस्याओं के बारे में, या उसके समाधान के बारे में, जी तो मैंने सुना है कि लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई ये इतना सटीक कैसे बता रहे हैं, या कैसे ये इतनी सारी चीजें होती हैं। जी। तो आप जो है वो इस ज्योतिष को लेकर के, और कभी आपको कोई समस्या का भी सामना करना पड़ा? नहीं सर, समस्या का सामना सच बोलने पर करना पड़ा। हम्म। बहुत पहले की घटना में, नाम तो नहीं बता पाऊंगा, बांसवाड़ा के बहुत प्रतिष्ठित एक व्यक्ति थे, हम्म। जो रात को 8 बजे मेरे स्कूल क्वार्टर पर आते हैं, जब मेरा यहाँ अपना खुद का भवन नहीं था, हम्म। और दोनों ही पक्ष आते हैं हम्म। अपने बच्चे के शादी के हिसाब से, हम्म। और दोनों पक्ष अपनी तरफ से पूरा तय करके आते हैं जी। कि हमको करना है बस। हम्म। लेकिन उनका थोड़ा सा ये संदेह रहता है कि एक बार पंडित जी से भी राय ले लें। पूछ लेना चाहिए। हम्म। अब वो आए, मैंने तो बिल्कुल मना कर दिया कि आपका योग बैठ ही नहीं रहा है, हम्म। किसी भी स्थिति में ये विवाह ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, हम्म। ये तो पूरे अलग होने के लक्षण दिख रहे हैं, आपको ये विवाह नहीं करना चाहिए। हम्म। तो मैंने दोनों पक्षों को अलग अलग बुलाकर ये बात करी। एक पक्ष को बाहर भेजा, बराबर। पहले पक्ष से बात की, फिर दूसरे पक्ष से बात की। हम्म। रिजल्ट ये निकला कि वो लोग काफी मुझ पर नाराज होकर गए। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा पंडित जी आप ऐसी बात करते हैं, ये बात करते हैं। हम्म। मैंने कहा सर, मैं तो अपने धर्म का निर्वहन कर रहा हूँ, आपने पूछा, जो मिल रहा मुझे वो ही बताना पड़ेगा। हम्म। और वाकई उसका रिजल्ट जो ज्योतिषी गणना के अनुसार था वो ही निकला। हम्म। उसके बाद वो सज्जन वापस मेरे पास आए अच्छा। और उन्होंने क्षमा भी मांगी। हम्म। मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं था वो मुझसे आकर कोई क्षमा मांगे, लेकिन उन्होंने उस समय बहुत
आक्रोशित हो गए थे वो मुझ पर। अच्छा, जी हाँ। तो कभी कोई ऐसा भी वाकया हुआ होगा आपके साथ में कि जब कोई बहुत बड़ी समस्या लेकर के आपके पास आया, बहुत समय से परेशान था, लेकिन आपने उपाय बताया और कुछ समय में उसको राहत मिल गई बिल्कुल सर। और वो उसने आकर के आपको सम्मान-सम्मान किया और मतलब ऐसा कोई घटना आपको याद आती ऐसे है? बहुत लोग हैं सर, अच्छा। ऐसे बहुत लोग हैं, मैं बता नहीं सकता क्योंकि जो लोग जैसे बहुत समय से कोई परेशान है कि जिस लास्ट मोमेंट पर नौकरी नहीं हो रही है, ओवरेज होने वाला है इंसान, और बस अब साल भर बाद ओवरेज हो जाएगा, और वो हमारे पास आए तो मैंने ज्योतिषी गणना से उसको यही बताया कि भैया अब तक आपके योग थे ही नहीं, आपकी नौकरी पक्की लगेगी, आप राजकीय पंजिका में जरूर अपने हस्ताक्षर करेंगे। ये आश्वासन मेरे द्वारा उनको मिला। उन्होंने मेरे द्वारा बताई कि रेमेडी करी, जो उपाय उनको सजेस्ट किए गए वो उन्होंने किया, और परमात्मा ने उनको सफलता दी सर। अच्छा। क्योंकि उन्होंने उस कार्य को मेरे द्वारा बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया। सर कोई भी चीज हो जीवन में, मैं आपको बताऊं, आप किसी भी मंदिर जाएं, किसी साधु संत के पास जाएं, किसी ज्योतिषी के पास जाएं, जब तक आपके मन में विश्वास नहीं होगा उस बताने वाले के प्रति, उस परमात्मा के प्रति, तब तक आपको फल मिल ही नहीं सकता। अच्छा। कर्म तो अपनी जगह है ही, बिल्कुल सही बात, लेकिन कर्म में आप प्रवृत्त तभी हो पाएंगे जब आपकी ज्योतिषीय ग्रह आपके अनुकूल होंगे। भाई जब से जन्म लिया तब से उसकी कुंडली में तो राजयोग है, उसकी नौकरी तो बहुत पहले लग जानी चाहिए थी, बराबर। लेकिन उन ग्रहों का समय जब अनुकूल आता है, उन ग्रहों से संबंधित जो रुकावटें आ रही है उसका हम निदान सही तरीके से करते हैं, तब परमात्मा की कृपा भी होती है और हम पुरुषार्थ भी सही दिशा में कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हम पुरुषार्थी नहीं थे, लेकिन हमारी दिशा गलत थी, तो ज्योतिषी कोई भविष्यवाणी नहीं करता, ज्योतिषी रास्ता दिखाता है कि आपका योग इन समय में आ रहा है, इस समय आप पूरा परिश्रम करिए, 100% अपना दीजिए, आपको आउटपुट आएगा। तो हम जब ज्योतिष की बात कर रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं जी, तो अब नया साल आ गया। जी सर। कैलेंडर ईयर जो हमारा शुरू हुआ 2026। बिल्कुल। तो ये 2026 जो है वो कैसा रहने वाला है? एक राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो आपका ज्योतिषीय गणना क्या कहती है कि ये राजनीतिक रूप से जो है वो 2026 कैसा रहने वाला है? सर आपको सत्य बात बताऊं तो मैं ज्योतिषीय गणना के अनुसार 2030 तक कुछ बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा। जी हाँ। आकाशीय जो काउंसिल है सर, उसमें टोटल 10 पोस्ट है, उसमें राजा हैं इस संवत्सर के, ये जो अभी संवत्सर चल रहा है वो रौद्र नामक वर्ष है। अच्छा। और दुर्मति नाम का संवत्सर है, उसमें 10 पोस्टें हैं जिसमें राजा की पदवी अभी देवगुरु बृहस्पति जी को मिली है, अभी मंत्री बने हैं मंगल, और इस वर्ष में सूर्य देवता को और शुक्र देवता को कोई पद प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा। जी हाँ। इसलिए जहां तक मैं उस गणना को देख रहा हूं तो मेरी गणना ये कहती है कि इस वर्ष ज्ञान विद्या के क्षेत्र में बहुत उन्नति होगी, बहुत लोग बड़ी बड़ी नौकरियां लेंगे, और साथ ही बीज उत्पादन ये बहुत अच्छे होंगे। अच्छा। कृषि बहुत अच्छा रहेगा। वर्षा का जहां तक मैं चर्चा करूं तो खंड वृष्टि होगी, कहीं पर तो बहुत वर्षा होगी और कहीं सूखा पड़ेगा। अच्छा। हाँ, ऐसी स्थितियां बनेंगी। राजनीतिक पक्ष की बात करूं सर तो स्थितियां उतनी अनुकूल नहीं है। राजनीति में जो कानून बनेंगे सर उसके कारण लोग आंदोलन भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, आंदोलन हो सकते हैं। साथ ही हमारे देश का संघर्ष चाइना और पाकिस्तान से रह सकता है, संघर्ष बिल्कुल रह सकता है जी। 4 सूर्य ग्रहण है सर पूरे वर्ष में, और अंक ज्योतिष के हिसाब से 2026 का अगर हम पूरा अंक जोड़ें तो 1 अंक आता है बिल्कुल, और 1 का प्रतिनिधित्व करते हैं सूर्य, और सूर्य 4 सूर्य ग्रहण है, इसके कारण भूकंप आना और बहुत बड़े किसी राजनेता अभिनेता की क्षति हो जाना। अच्छा। दक्षिण के जो राजनेता अभिनेता है उनका कुछ स्वास्थ्य में खराबी होना, कोई ऐसा सितारा भी सर उभर के आ सकता है राजनीति में। जैसे आप
जैसे केजरीवाल आए थे, अच्छा। एकदम से आए और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बन गए। आगे उनका फ्यूचर धीरे धीरे वो यूपी तक गए, पंजाब तक गए। तो इस तरह का कोई नया चेहरा अच्छा आपको राजनीति में दिखाई पड़ सकता है। जी। जी हाँ। जो लोग बिल्कुल नीचे स्तर पे चले गए, वो अभिनेता हो, राजनेता हो, वो भी उभर कर आगे आ सकते हैं। अच्छा। जी हाँ। और विदेश की मैं बात करूं सर, तो चाइना और ताइवान के मध्य भी जोरदार संघर्ष हो सकता है और संघर्ष का प्रभाव रूस और अमेरिका तक पड़ सकता है। अच्छा। और बात करूं आपको कि पुतिन जो रशिया के नेतृत्व कर रहे हैं, उनका बहुत अच्छा वर्चस्व स्थापित हो सकता है। अच्छा। और किसी बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का अचानक एकदम पद से गिर जाना, उनकी सरकार का गिर जाना, ऐसी स्थितियां भी आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा। ऐसी स्थिति भी आएगी। तो अभी जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं जी, और वहां पे बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों जबरदस्त टक्कर में हैं, तो ये वहां की स्थिति आपको क्या लगती है, क्या हो सकता है वहां पश्चिम बंगाल में? सर पश्चिम बंगाल में अभी जो स्थितियां चल रही है, उस स्थिति के अनुसार कुल मिला के वहां जो स्थितियां बनेंगी वो भारत की राजनीति के हित में होंगी। अच्छा। बिल्कुल। मतलब खुलकर नहीं बताना चाहते आप क्या क्या होगा? सर असल में क्या रहता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा। तो जो बात अपन संकेत में कर सकें वो ज्यादा एक ज्योतिष को बढ़ावा देता है। ज्योतिष पूरी तरह खुलकर बोलने की अनुमति नहीं देता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये डॉक्टर संजय आमेटा जी हमें बता रहे थे कि 2026 जो है वो कैसा रहने वाला है ज्योतिषीय गणना के अनुसार, और जैसा कि उन्होंने बताया 4 सूर्य ग्रहण हैं और ये सूर्य का वर्ष है क्योंकि इसका मूलांक 1 है। तो सूर्य के वर्ष में बहुत सारी उथल पुथल हो सकती है, बहुत सारी चीजें जो है वो हो सकती है। बस हमें करना ये है कि हम अपना कर्म करते जाएं और सदकर्म करते जाएं, अच्छी दिशा में काम करते जाएं, गलत रास्ते पर ना चलें, और अच्छा काम करने से ही अच्छे परिणाम हमें मिल सकते हैं। तो डॉक्टर संजय जी, मतलब अब जो ज्योतिष में आना चाहते हैं नए युवा या जो संगीत के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर बिल्कुल आना चाहिए। ज्योतिष एक तरह का विज्ञान है, बिल्कुल ये पूरी तरह एक तरह का साइंस है। अगर आप इसमें अच्छा प्रवीण होंगे, आपकी गणना अगर सटीक है, तो आपके द्वारा किया गया प्रेडिक्शन भी बिल्कुल सटीक बैठेगा जी। और इसके साथ साथ हमारा अपना एक इष्ट बल होना चाहिए, हमारी अपनी साधना भी होनी चाहिए, तो हमारे द्वारा कहा गया फलित हो जाए। कोरे ज्ञान से भी कुछ नहीं होगा सर। शास्त्र कहता है कि बिना भक्ति का ज्ञान पंगु होता है जी। बिल्कुल सही बात। और बिना ज्ञान की भक्ति बांझ कहलाती है। इसलिए अगर आप ज्ञानी हैं तो आपको भक्त होना चाहिए। अगर आप भक्त होंगे तो आप सही दिशा दे पाएंगे और आपके द्वारा कहा गया वक्तव्य, आपके वचन परमात्मा सिद्ध करेगा। क्या बात है। तो ये जो समस्या है आपके साथ में, या यूं कहें कि जो दृष्टि बाधितता है जी, तो इसको लेकर के अब क्या समस्या आती है या आपको तकलीफ क्या झेलनी पड़ती है इसमें? सर समस्या तो बहुत आती है, समस्या जगह जगह पर आती है, लेकिन सर मैं बहुत आशावादी और सकारात्मक विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मैं आपको इतना बता सकता हूँ, लोग कहते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, ये है वो है, मैं ये कह सकता हूँ सर कि संसार का सबसे सुखी व्यक्ति हूँ। मुझे कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि मुझे परिवार का, मेरे साथियों का, मेरे मित्रों का इतना प्रेम मिलता है, इतना सहयोग प्राप्त होता है कि मुझे ये कहीं बाधक लगती नहीं है ये बात। अच्छा। हाँ, और सोचना चाहूं तो हजारों बातें सोचने के लिए, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि विकलांगता, दिव्यांगता किसी प्रगति में कोई बाधक नहीं बनती जी। बस व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, केवल वो अपने उद्देश्य की ओर देखे और अपने कर्म में प्रवृत्त रहे। यही मैं कहना चाहता हूँ। तो संजय जी, हम कार्यक्रम के अंत में हैं जी सर, और इसका अंत जो है वो एक अच्छे मुक्तक या एक अच्छे गीत से होना चाहिए। जी जी सर जी। देखिए सर, फिलहाल मुझे माता पिता और भाई पर एक मुक्तक याद आ रहा है, तो वो 2 मुक्तक आपको सुना देता हूँ मैं। स्वागत।
जिंदगी में वो लोग खुश नसीब होते हैं, वाह। बहू बेटे सभी जिनके करीब होते हैं, जिन्हें माँ बाप की दुआ कभी मिली ही नहीं, वाह। जिन्हें माँ बाप की दुआ कभी मिली ही नहीं, वो पैसे वाले होके भी गरीब होते हैं, वाह। वो पैसे वाले होके बहुत भी बढ़िया। गरीब होते हैं। और सर कहते हैं उसमें, पैसा पैसा तू इतना करता क्यों मेरे भाई, हाँ। पैसा पैसा तू इतना करता क्यों मेरे भाई, इन्हीं पैसों के लिए रिश्तों में दरार आई, वाह। तू भले ले ले तिजोरी के रुपये सारे, वाह। मैं तो खुश हूं कि मेरे हिस्से मेरी माँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। तो आज संजय जी से हमने बात की, इतनी सारी उनके जीवन के बारे में जाना, उनके कार्यों के बारे में जाना। एक अच्छे साहित्यकार, एक अच्छे संगीतकार, एक अच्छे कथाकार और एक अच्छे ज्योतिष के रूप में जो है वो आज समाज में अपनी पहचान बनाए हुए कई लोगों को प्रेरित करते हैं और कई युवाओं को प्रेरित करते हैं। इसके साथ ही जो आज की जो पीढ़ी है उसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है डॉक्टर संजय आमेटा, कि लोग जो है वो अपनी छोटी-छोटी जो है कमियों को लेकर के और बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन आप देखें कि इस तरह से एक व्यक्ति जो है वो आँखें नहीं होते हुए भी अपनी ज्ञान चक्षु से, अपने प्रज्ञा से क्या-क्या अचीव नहीं कर सकता। तो संजय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज धन्यवाद सर। और बहुत कुछ सीखा हमने, हमारे दर्शकों ने भी सीखा होगा। अगर आपने भी कुछ सीखा है, आपने भी कुछ समझा है, तो हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। आप हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक पे जाके आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं। और आप अगर व्यक्तिगत रूप से हमें कुछ बताना चाहें या संजय जी से आपको कुछ जानना हो, कुछ सवाल हो, तो हमारा मोबाइल नंबर है 9414102499। आप उस पर भी हमें मैसेज करके बता सकते हैं। तो आज के शख्सियत कार्यक्रम में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, जानने की कोशिश करेंगे उनके ज़िंदगी के सफ़र के बारे में और सीखने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे सबक जो हमारी ज़िंदगी में भी काम आ सकें। तो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएँ और बीबीसी राजस्थान के इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। और ऐसे ही कार्यक्रमों के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि बीबीसी राजस्थान है जनता की आवाज़, जनता का विश्वास। नमस्कार।